उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। रेशम मार्गों के संदर्भ में वैश्वीकरण का नेतृत्व करने वाले कारकों को समझने और समझाने में। ये समझने और समझाने में कि 19वीं सदी में खाद्य उत्पादन का तरीका कैसे बदल गया। सत्याग्रह के दर्शन को समझने और इसका वर्णन करने में। प्रथम विश्व युद्ध के वैश्विक प्रभाव को समझने और इसका विश्लेषण करने में। युद्धोत्तर बंदोबस्तों और ब्रिटेन वुड्स संस्थानों के प्रभावों को समझने और समझाने में। आधुनिक युग से पहले। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम उन बढ़ते आपसी संबंधों की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आए हैं। लेकिन इतिहास के दौर में मानव समाज यात्री, व्यापारी, पुजारी तथा तीर्थयात्री के रूप में एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। माना जाता है कि रेशम मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे। ये मार्ग एशिया महाद्वीप में फैले व्यापार मार्गों को एक दूसरे से जोड़ते थे और एशिया को यूरोपीय व अफ्रीकी देशों से भी जोड़ते थे। इन व्यापार मार्गों से चीनी रेशम को पश्चिम देशों में भेजा जाता था, जिस कारण इन मार्गों को रेशम मार्ग का नाम दिया गया। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से चीनी पॉटरी, मसाले और कपड़े और यूरोप से सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं और कई अन्य सामान रेशम मार्गों के माध्यम से आदान प्रदान किए जाते थे। व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। रेशम मार्गों ने दुनिया भर में ईसाई धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोजन की यात्रा। स्पैगेटी और आलू। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे और अपने साथ अन्य देशों के कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों और फसलों को अपने देश में भी लाते थे। चीन से आने वाले नूडल्स को यूरोप में स्पैगेटी नाम दिया गया। जब 1492 में कोलंबिया ने अमेरिका की खोज की, तब यूरोपीय और एशियाई देशों में आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि चीजों को लाया गया। आयरलैंड में लोग आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। विजय, बीमारी और व्यापार। सदियों से हिंद महासागर व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ज्ञान, सामान और लोगों के लिए एक व्यस्त मार्ग रहा था। 16वीं सदी में यूरोपीय नाविकों ने भारत और अमेरिका तक जाने वाले एक समुद्री मार्ग की खोज की। उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए लाभप्रद रूप से इसका इस्तेमाल किया। इस बीच दुनिया भर से एकांत अमेरिका विकसित हो चुका था। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर पर चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। यूरोपीय लोग अमेरिका के सोने के सुंदर शहर एल डोराडो भी गए। स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाओं ने अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर जीत अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं, बल्कि इस महाद्वीप पर स्वयं अंदर जाने से पहले इस महाद्वीप पर चेचक के कीटाणुओं को पहुंचाकर हासिल की। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण
अमेरिका के लोगों के शरीर में इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी और इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। यूरोपियों का सामना करने के लिए कोई भी न था, जिस कारण उन्होंने महाद्वीप पर अपना नियंत्रण आसानी से स्थापित कर लिया। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी फैल गई थी। धार्मिक टकराव और धार्मिक असंतुष्टों पर अत्याचार आम था। दंड से बचने के लिए धार्मिक रूप से असंतुष्ट लोग अक्सर अमेरिका भाग जाते थे, जहां यूरोपीय लोगों के पास पहले से ही बड़े-बड़े बागान थे, जहां अफ्रीकी गुलाम यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन करते थे। 18वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को कम करना शुरू कर दिया था, जिससे अमेरिका का महत्व बढ़ने लगा, जिससे यूरोप को व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित किया। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक। अर्थशास्त्रियों ने 19वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है: व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने वाले कॉर्न लॉ को समाप्त कर दे। स्थानीय उद्योग आयातित खाद्य पदार्थों की कम कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाए। लोग बेरोजगार हो गए और दूसरे देशों में बस गए। औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में लोगों की आय में वृद्धि हुई और उपभोग बढ़ने लगा। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और पूर्वी यूरोप में विशाल कृषि भूमि के लिए अधिक पूंजी और श्रम की जरूरत थी। लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। रोजगार के लिए लाखों लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए और श्रम की मांग को पूरा किया। 1890 तक श्रम पूंजी के प्रवाह और व्यापार की प्रकृति में जटिल परिवर्तनों के साथ एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आई। तकनीक की भूमिका। इस अवधि के दौरान रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ और ठंडा करने की तकनीक जैसे प्रमुख तकनीकी आविष्कार और नवाचार बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम थे। उपनिवेशवादियों को तीव्र संचार और माल के आवागमन के लिए बेहतर अवसंरचनाओं की आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 1885 में अफ्रीका को उपनिवेशों में बांटने के लिए यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। सोच समझ कर किए गए विभाजन के कारण ही अफ्रीका के नक्शे की ज्यादातर रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि की। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए और स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों का फायदा उठाने के इच्छुक यूरोपीय लोग अपने खेतों और खदानों के लिए मजदूरों की बढ़ती कमी का सामना कर रहे थे। अफ्रीका की सीमित आबादी के पास विस्तृत जमीन और पालतू पशु थे। वे तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे।
मजदूर प्राप्त करने के लिए यूरोपीय लोगों ने भारी भरकम कर लगाए, जिन्हें केवल मजदूरी करके ही चुकाया जा सकता था। उन्होंने उत्तराधिकार कानूनों को बदल दिया। परिवार में केवल एक व्यक्ति ही भूमि का उत्तराधिकारी हो सकता था, बाकी सबको तनख्वाह पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खान कर्मियों के खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। इन सब के बीच ब्रिटिश एशिया से लाए गए संक्रमित मवेशियों द्वारा रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी बीमारी फैल गई। 5 वर्षों में इसने लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। मवेशियों के खत्म हो जाने के कारण अफ्रीकियों को श्रम बाजार में आना पड़ा, जिससे यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने का मौका हाथ लग गया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। 19वीं सदी में हजारों भारतीय और चीनी मजदूर दुनिया भर में खेती के लिए खदानों में, सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में अनुबंधित मजदूरों के रूप में काम करने गए। अनुबंधित श्रमिक एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के तहत काम करते थे। उनमें से ज्यादातर श्रमिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। स्थानीय उद्योगों में आई गिरावट के कारण लोगों को काम के लिए घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मालिकों द्वारा लगाए गए एजेंट लोगों को कैरिबियाई द्वीप समूह, मॉरिशस और फिजी जैसे स्थानों पर भेजते थे। तमिल आप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। एजेंट आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे, जैसे कहाँ जाना है, क्या काम करना होगा, नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे। मजदूरों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। विदेश में भारतीय उद्यमी। बड़े बड़े बागानों के मालिक जो विश्व बाजार के लिए फसलें उगा रहे थे, अक्सर बैंकों या बाजारों से पैसा उधार लेते थे। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टकोट्टई चोट्टियारो प्रसिद्ध भारतीय बैंकर थे। वे मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थीं। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। सदियों से भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। वे दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सन 1800 में निर्यात में भारतीय सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 तक ये अनुपात केवल 3% रह गया था। हालांकि 1812 से 1817 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से 35% तक बढ़ गया था। कपड़ों को रंगने में उपयोग होने वाले नील का निर्यात भी बड़े पैमाने पर होता था।
ब्रिटेन अपने माल को ऊंची कीमत पर बेचता था, लेकिन भारत से कच्चा माल बहुत सस्ते में खरीदता था। ये हमेशा व्यापार अधिशेष में रहता था। इसका मतलब था कि जब भी ब्रिटेन के आयात इसके द्वारा किए गए निर्यातों से अधिक होते थे, तो वो इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 दो खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, बाड़े में अमेरिका भी इनके साथ जुड़ा, और दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। युद्धकालीन रूपांतरण। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों ने एक दूसरे का सामना मशीन गनों, टैंकों, विमानों, रासायनिक हथियारों के भयानक पैमाने पर इस्तेमाल के साथ किया। ये सभी हथियार आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थे। युद्ध में 9 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई, जिससे घरेलू आय गिर गई। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देश बन गया था। दूसरे देशों में अमेरिका एवं उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार। जिस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद ब्रिटेन भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त नहीं कर पाया और न ही जापान से मुकाबला कर पाया। अमेरिका से लिए गए भारी कर्जों ने ब्रिटेन को एक देनदार राष्ट्र बना दिया था। युद्ध के कारण पैदा होने वाला आर्थिक उछाल युद्ध के बाद शांत होने लगा। उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका ने गेहूं का उत्पादन बढ़ा दिया। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध के प्रभाव से बाहर आने लगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बहुत उत्पादन का चलन। प्रसिद्ध कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन के तरीकों को अपनाया, जिसने उत्पादन की गति में वृद्धि की और साथ ही अभियांत्रिक चीजों की लागत और कीमत को भी कम किया। ये विधि यूरोप में भी लोकप्रिय हो गई। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गया था। घरों के निर्माण में होने वाले बड़े निवेशों और हायर परचेज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत लोग मासिक या साप्ताहिक किस्तों के भुगतान कर सकते थे, उसके कारण उपभोग में तेजी से उछाल आया। बढ़ती मांग के साथ साथ अमेरिका में उत्पादन, अधिक आय और समृद्धि में वृद्धि हुई। महामंदी। 1923 के आते आते अमेरिकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं अच्छे से उभर रही थीं।
और अचानक विश्व का अधिकांश हिस्सा 1929 में एक आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया। ये संकट 30 के मध्य तक बना रहा। कृषि क्षेत्र में होने वाला अति उत्पादन इसके कई कारणों में से एक था। अत्यधिक उत्पादन के कारण कीमतें गिरने लगीं और किसानों की आय कम होने लगी। 1929 में जो देश अमेरिका से कर्जे पर निर्भर थे, उन देशों में ये कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया था। आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका ने कर्जे देना बंद कर दिया। यूरोप और अमेरिका में कई बैंक बंद हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। भारत और महामंदी। आर्थिक महामंदी के कारण औपनिवेशिक भारत के निर्यात और आयात 1928 से 1934 के बीच आधे से भी कम रह गए थे। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों का काम नहीं किया। इससे भारतीय किसानों को बहुत नुकसान हुआ। इस समय भारतीय कीमती धातुओं और सोने के निर्यात से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। उसी समय महात्मा गांधी। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। युद्धोत्तर काल। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निम्नलिखित 2 प्रमुख कारकों से प्रभावित था। पश्चिम में एक प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का उद्भव, सोवियत संघ का एक पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति में परिवर्तन। युद्ध के बाद जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित था। औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना, सरकारों द्वारा माल, पूंजी और श्रम के प्रवाह पर नियंत्रण। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई और साथ ही युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, का गठन किया गया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दर पर आधारित थी। इस व्यवस्था में $1 के बदले कितने रुपए देने होंगे, ये स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के कारण विश्व व्यापार ने 1950 से 1970 के बीच विकास दर सालाना 8% पर स्थिर रही। अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरे विश्व युद्ध के अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र, स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। औपनिवेशिक सरकारों के इतने वर्षों के शोषण ने इन देशों को अपने प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों से खाली कर दिया था। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था, लेकिन ये संगठन भी भूतपूर्व उपनिवेशों की समस्याओं से निपटने में दक्ष नहीं थे। 1950 के दशक के आखिरी सालों में आकर
ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे। विडंबना ये थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था, जिनका अभी भी अपने भूतपूर्व उपनिवेशों के संसाधनों पर नियंत्रण था। शोषण से बचने के लिए विकासशील देश समूह 77 के रूप में संगठित हो गए और विकास संबंधी सहायता व आर्थिक प्रोत्साहन के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO की मांग करने लगे। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। 1960 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था को प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1970 के दशक के मध्य से विकासशील देश जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण या विकास संबंधी सहायता प्राप्त कर सकते थे, अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इससे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कर्ज संकट, आय में गिरावट और भारी गरीबी में वृद्धि हुई। 1970 के दशक के आखिर सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगीं जहां वेतन कम थे। इससे सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। इतिहास के दौर में मानव समाज यात्री, व्यापारी, पुजारी तथा तीर्थयात्री के रूप में एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। रेशम मार्ग एशिया महाद्वीप में फैले व्यापार मार्गों को एक दूसरे से जोड़ते थे और एशिया को यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से भी जोड़ते थे। स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाओं ने अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर जीत अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं, बल्कि इस महाद्वीप पर चेचक के कीटाणुओं को पहुंचाकर हासिल की। अर्थशास्त्रियों ने 19वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है: व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। 1885 में अफ्रीका को उपनिवेशों में बांटने के लिए यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। ब्रिटिश एशिया से लाए गए संक्रमित मवेशियों द्वारा रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी बीमारी फैल गई। 5 वर्षों में इसने लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। ब्रिटेन अपने माल को ऊंची कीमत पर बेचता था, लेकिन भारत से कच्चा माल बहुत सस्ते में खरीदता था। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों ने एक दूसरे का सामना मशीन गनों, टैंकों, विमानों, रासायनिक हथियारों के साथ किया। विश्व का अधिकांश हिस्सा 1929 में एक आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया। ये संकट 30 के मध्य तक बना रहा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध फूट पड़ा। युद्ध के बाद जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई।
शोषण से बचने के लिए विकासशील देश समूह 77 के रूप में संगठित हो गए और विकास संबंधी सहायता एवं